हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ्स। क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है बेटा, वो हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था। चैप्टर 1 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो। अगर आपने चैप्टर 1 से रिलेटेड वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट के लिंक पे जाके उस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हो। इस वीडियो में बेटा हम चैप्टर 2 जो बैंकिंग से रिलेटेड है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी फंडामेंटल थिंग्स है जो आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर फंडामेंटल थिंग्स के हम जो भी एक्सरसाइजेज है आपकी वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है, देखो बैंकिंग सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो वर्ल्ड वाइड बैंक्स बने हुए हैं बेटा। तो बैंक और एक कस्टमर जो होता है उसके बीच में जो भी बेटा ट्रांजेक्शन होते हैं, इस प्रोसेस को बैंकिंग कहते हैं। ओके, बैंक और कस्टमर के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होंगे तो इस ट्रांजैक्शन का जो प्रोसेस होता है बेटा, इसी को क्या कहते हैं, बैंकिंग कहते हैं। सपोज आप एक कस्टमर हैं, आपके पास में कुछ अमाउंट है, वो आप बैंक में क्या करते हो, डिपॉजिट करते हो। तो बैंक क्या करता है, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो जो भी डिपॉजिट ले रहा है, वो डिपॉजिट आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई अकाउंट ओपन करके उसमें क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा। तो सपोज आप अपना जो डिपॉजिट है बेटा वो एक ही साथ डिपॉजिट करना चाहते हो तो उसके लिए अलग अकाउंट होगा। सपोज आप मंथली बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हो तो उसके लिए अलग अकाउंट होगा। सपोज आप ईयरली एक फिक्स अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करना चाहते हो तो उसके लिए अलग अकाउंट होगा। सिमिलरली अगर आप बैंक से पैसा लेते हो, मींस लोन लेते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप बैंक जो होगा आपके लिए अकाउंट ओपन कर देगा। सपोज आप होम लोन ले रहे हो तो होम लोन अकाउंट ओपन कर देगा, कार लोन ले रहे हो कार लोन अकाउंट ओपन कर देगा, पर्सनल लोन ले रहे हो पर्सनल लोन अकाउंट ओपन कर देगा। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स रिक्वायरमेंट बैंक जो है वो क्या करेगा, अकाउंट्स ओपन करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैंने बेटा अकाउंट बताए आपको। ठीक है, उन्हीं डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट में बेटा मैंने आपको एक अकाउंट बताया था कि सपोज आप मंथली एक फिक्स अमाउंट बेटा बैंक में डिपॉजिट करते हो। आई बात समझ में, एक फिक्स अमाउंट आपने एज्यूम कर लिया, जो भी है वो आप हर मंथ अगर बैंक में डिपॉजिट करते हो तो बैंक उसके लिए एक अकाउंट ओपन करता है जिसको क्या बोलते हैं बेटा, आरडी अकाउंट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग का मतलब क्या होता है बेटा, जो हर बार क्या होता है, रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग। तो वही सेम चीज क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है एवरी मंथ पे। आई बात समझ में, तो उसको क्या बोलेंगे हम बेटा, आरडी अकाउंट बोलते हैं। तो इसका मतलब वो अकाउंट जिसमें हर मंथ एक फिक्स अमाउंट जो है बैंक में डिपॉजिट हो रहा है और बैंक उस जो भी डिपॉजिट हो जाता है उसके बेस पे, सपोज आप जब भी बंद करना चाहो वो अकाउंट, उसके बेस पे बैंक क्या देगी, आपको इंटरेस्ट दे देगी। आई बात समझ में, तो रिकरिंग अकाउंट जो होता है वो क्या होता है बेटा, एक फिक्स अमाउंट आप ईच मंथ डिपॉजिट करने वाले हो बैंक में। ठीक है, तो ये जो बैंकिंग से रिलेटेड और जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट से रिलेटेड चीजें थी बेटा वो मैंने आपको बताई है। ठीक है, इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैं अज्यूम करता हूं कि बेटा मैं ₹100 जो है वो ईच मंथ डिपॉजिट करवा रहा हूं बैंक में। ठीक है, तो ₹100 जो है बेटा मैंने सपोज डिपॉजिट करवाए जनवरी में। ठीक है, ₹100 डिपॉजिट करवा रहा हूं बेटा। बैंक जो है वो एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देने वाली है आपको, जो भी आप डिपॉजिट करवा रहे हो। आई बात समझ में, तो सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मैं अज्यूम कर लेता हूं 10% है। आई बात समझ में, तो बेटा मैंने जनवरी में ₹100 डिपॉजिट करवा दिए। फेब में बेटा फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ₹100 डिपॉजिट करवा रहा हूँ। मार्च में फिर मैं ₹100 डिपॉजिट करवा रहा हूँ बेटा। आई बात समझ में, एंड सो ऑन ये चलता जाएगा। सपोज लास्ट दिसंबर जो आ गया उसमें भी मैं ₹100 डिपॉजिट करवा रहा हूँ। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि बेटा जो पूरे साल भर मैंने ईच मंथ ₹100 डिपॉजिट करवाए हैं, मुझे टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। आई बात समझ में, तो एक चीज मुझे बताओ, जो बेटा स्टार्टिंग में ₹100 जैन में डिपॉजिट करवाए थे, वो ₹100 पे हमें कितने मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। ये ₹100 जनवरी में डिपॉजिट करवा चुका है। ठीक है, तो जनवरी में अगर डिपॉजिट करवाए हैं तो इसको जनवरी का इंटरेस्ट मिलेगा, फरवरी का भी मिलेगा, मार्च का भी मिलेगा, टिल दिसंबर इसको क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है। इट मीन्स ये जो ₹100 है टोटल कितने मंथ्स तक हमें इंटरेस्ट देगा,
12 मंथ्स तक इंटरेस्ट देने वाला है ये, ठीक है। और किस रेट पे देने वाला है बेटा? 10% रेट पे। आई होप समझ में आया होगा, है ना। तो ये जो है बेटा, ये हमें 10% रेट पे इंटरेस्ट देने वाला है, कितने मंथ? 12 मंथ, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इंटरेस्ट फाइंड आउट करूं तो इंटरेस्ट यहां से कितना आ जाएगा बेटा? देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 12 इंटू 10 मीन्स 120 रुपीज जो जनवरी में डिपॉजिट हुआ था उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है हमें। सिमिलरली ये जो फरवरी में 100 रुपीज डिपॉजिट करवाए हैं, इस पे हमें इंटरेस्ट कितने मंथ मिलेगा बेटा? 11th मंथ मिलने वाला है। किस रेट पे? वही 10% रेट पे, ठीक है। तो यहां से इंटरेस्ट हमारे पास में क्या आ गया बेटा? यहाँ से जो इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा? ₹110 आ जाएगा। देखो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 11 इंटू 10 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मार्च बेटा, जो मार्च में 100 रुपीज हम डिपॉजिट करवा रहे हैं उस पर हमें कितने मंथ डिपॉजिट मिलने वाला है? 10 मंथ्स डिपॉजिट मिलने वाला है। और उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा? वही सेम 10%। तो ये भी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमें इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा बेटा? 100 रुपीज, ठीक है। तो इसी तरीके से बेटा ये चलते 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 लास्ट में बेटा ये जो 100 रुपीज है वो कितने मंथ के लिए डिपॉजिट हुआ है? 1 मंथ के लिए डिपॉजिट हुआ है। तो इस पे हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा? वही 10% रेट पे। तो 100 से 100 बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में यहाँ पे इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? 10 रुपीज आ जाएगा ना। आई होप ये चीज सबको क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो अगर मैं इन सभी इंटरेस्ट को ऐड करूं बेटा, तो देखो मैं इसके जो बीच वाले इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। तो अगर मार्च में 100 मिल रहा है तो अप्रैल में 90 मिलेगा, फिर 80 मिलेगा, फिर 70 मिलेगा, फिर 60 मिलेगा, फिर 50 मिलेगा, 40 मिलेगा, 30 मिलेगा और 20 मिलेगा, फिर लास्ट में 10 आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा, इन सबको अगर मैं ऐड कर देता हूँ पूरे इंटरेस्ट को, तो कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है मुझे? देखो 120 प्लस 10 करता हूँ तो 130 आएगा। 110 और 20 करता हूँ तो ये भी कितना आने वाला है? 130 आने वाला है। 100 प्लस 30 करूंगा तो भी क्या आएगा? 130। 90 प्लस 40 करूंगा तो भी 130। 80 प्लस 50 करूंगा 130। 70 प्लस 60 करूंगा 130। इट मीन्स ये टोटल 130 के कितने पेयर बनेंगे? 6 पेयर बनेंगे, है ना। तो टोटल इंटरेस्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, टोटल इंटरेस्ट जो है मुझे मिलने वाला है वो कितना मिलेगा? 130 इंटू 6 मीन्स ₹780 मुझे क्या मिलने वाला है बेटा? इंटरेस्ट मिलने वाला है 1 साल के बाद में, अगर मैं हर महीने 100 रुपए क्या कर रहा हूं? डिपॉजिट करवा रहा हूं। आई होप ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। अब बेटा मैं क्या चाह रहा हूं? मैं ये चाहता हूं कि मुझे हर महीने डिपॉजिट ना करवाने पड़े 100 रुपए। मैं एक साथ ऐसा अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कर दूं जिसपे मुझे यही सेम इंटरेस्ट मिल जाए जो हर महीने 100 रुपए डिपॉजिट करवाने के बाद में मुझे मिल रहा है। इसका मतलब मैं एक ऐसा प्रिंसिपल अमाउंट जानना चाह रहा हूं जिससे मुझे एक बार डिपॉजिट करने पे ही यही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से यही सेम इंटरेस्ट मिल जाए। तो वो जो अमाउंट है, वो जो इक्विवेलेंट प्रिंसिपल है, वो कैसे मैं फाइंड आउट कर सकता हूं? ठीक है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं बेटा, मैं ये चाह रहा हूं कि मैं एक ऐसा अमाउंट निकाल लूं जिसको मैं एक साथ जमा कर दूं और यही सेम इंटरेस्ट जो मुझे 1 साल बाद मिल रहा है 100 रुपए जमा करवाने पे, वो ही मुझे एक ही बार में मिल जाए। आई बात समझ में? इट मीन्स मैं कुछ ऐसा प्रिंसिपल चाहता हूं, मीन्स मैं कुछ ऐसा प्रिंसिपल या फिर इक्विवेलेंट प्रिंसिपल चाहता हूं जिसको एक ही बार जमा कराऊं तो यही सेम ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए, यही सेम इंटरेस्ट मिल जाए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो सपोज मैं पी इक्विवेलेंट एक ऐसा अमाउंट ले लेता हूं, ठीक है। अब पी इक्विवेलेंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा? वही 10%। तो इसका मतलब ये जो पी इक्विवेलेंट है इसका अगर मैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से फाइंड आउट करूं तो मेरा इंटरेस्ट क्या आना चाहिए बेटा? यही 780 रुपीज आना चाहिए, है ना। तो यही सेम 780 रुपीज मुझे इंटरेस्ट मिल जाए। तो मैं ऐसा पी इक्विवेलेंट जो प्रिंसिपल इक्विवेलेंट प्रिंसिपल है वो फाइंड आउट करना चाहता हूं, उसका 10% क्या आ जाए बेटा? यही 780 आ जाए। तो हमारा पी इक्विवेलेंट बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा फिर? पी इक्विवेलेंट ये क्या आ जाएगा? 10% की बात करूं तो ये 10/100 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में 10 बचेगा तो वो उधर चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में इक्विवेलेंट प्रिंसिपल जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बेटा? 7800 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप हर महीने 100 रुपए जमा ना करवाओ, एक साथ 7800 रुपीज जमा करवा दो तो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के अकॉर्डिंग 780 रुपीज मिल जाएंगे। आई बात समझ में? तो अब तो बेटा मैंने यहाँ पे देखो जो
ड्यूरेशन लिया है वो 1 साल का ही लिया है, सपोज आपको 5 साल का दे दिया, तो क्या आप यहाँ से इस तरीके से ऐड करके निकालने वाले हो क्या? नहीं निकालने वाले। आई बात समझ में? तो इस सारी कैलकुलेशन से बचने के लिए हमें एक फॉर्मूला गिवन है, किसका? इक्विवेलेंट प्रिंसिपल फाइंड आउट करने का। तो इक्विवेलेंट प्रिंसिपल का बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी इक्विवेलेंट या फिर इक्विवेलेंट प्रिंसिपल मीन्स ऐसा अमाउंट जिसको एक ही बार जमा करवाने पे वही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से वही सेम इंटरेस्ट मिल जाए जो हर बार एक मंथली जमा करवाने पे हमें मिल रहा है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट प्रिंसिपल जो होगा उसका क्या फॉर्मूला होगा बेटा? पी जो भी प्रिंसिपल है मंथली जमा करवाने वाला, ठीक है, इंटू n+1/2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे पी क्या है? जो बेटा रिकरिंग डिपॉजिट में हर महीने आप जमा करवा रहे हो वो पी हो गया, ये 100 रुपीज। ठीक है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये देखो क्या है, ये 12 मंथ, 11 मंथ, 10 मंथ, 1 मंथ तक जाए तो 12, 11, 10 से लेके 1 तक का क्या हो रहा है? सम ही तो हो रहा है ये। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो सम होता है बेटा वो ऑलवेज क्या होता है? n+1/2 ही होता है। ठीक है, तो यही तो मैंने यहाँ पे यूज लिया, यही सेम प्रिंसिपल p जो है वो यूज ले लूंगा, और जो भी नंबर ऑफ मंथ्स दे रखे होंगे यहाँ n जो है वो क्या है बेटा? n जो है वो क्या है बेटा? नंबर ऑफ मंथ्स है। तो जो भी नंबर ऑफ मंथ्स दे रखे हैं उनको क्या किया है? ऐड ही तो किया है यहाँ पे। आई बात समझ में? तो प्रिंसिपल जो इक्विवेलेंट प्रिंसिपल है बेटा इसको फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है हमारे पास में। तो अगर मुझे इक्विवेलेंट प्रिंसिपल दे रखा है तो अब मैं इंटरेस्ट भी फाइंड आउट कर सकता हूँ इस इक्विवेलेंट प्रिंसिपल की हेल्प से। तो आपको अगर इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो इंटरेस्ट आई होप सबको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100 आता है। आई होप सबको ये चीज पता है ना? तो अब यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह मैं क्या यूज ले लूंगा बेटा? इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। तो इक्विवेलेंट प्रिंसिपल क्या है बेटा? पी जो भी प्रिंसिपल ईच मंथ आरडी अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है, इनटू क्या आ जाएगा बेटा? n+1/2। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है ये कौन सा वाला है बेटा? इक्विवेलेंट प्रिंसिपल है, ध्यान रखना। ठीक है, इनटू रेट r/100, रेट परसेंट में होगी तो r/100 आ जाएगा, इनटू टाइम। टाइम क्या होगा बेटा? टाइम जो होता है हमारे आरडी अकाउंट के लिए मंथली होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम जो है वो मंथली अगर मैं यूज लूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 1/12 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो क्या बन गया बेटा? इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 इंटू r/100 इंटू 1/12। इसी फॉर्मूले पे बेटा पूरा आपका चैप्टर टिका हुआ है, ध्यान रखना। ओके, इसके बाद में बेटा एक और फॉर्मूला आता है, मैच्योरिटी अमाउंट कितना होगा या मैच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी। तो मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब क्या है? आप जब आरडी अकाउंट में से जो भी पैसा इकट्ठा हो गया है वो सारा निकालना चाहते हो तो बैंक क्या देगा? जो आपने डिपॉजिट करवाया है वो तो देगा ही देगा, साथ में क्या देगा? जो उस डिपॉजिट पे इंटरेस्ट काउंट हुआ है या इंटरेस्ट बना है। आई बात समझ में? तो मैच्योरिटी वैल्यू जो भी आएगी वो किसके इक्वल आने वाली है बेटा? टोटल डिपॉजिट जो आपने किया है, ठीक है, एन नंबर ऑफ मंथ्स में, प्लस में क्या आ जाएगा बेटा? इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मैच्योरिटी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी? टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट क्या कर रहे हो आप? पी अमाउंट एन मंथ्स तक अगर डिपॉजिट करते हो तो ये टोटल डिपॉजिट क्या आ जाएगा? पी इंटू एन आ जाएगा बेटा, प्लस में इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो ये हमने अभी ऊपर लिखा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा p इंटू n+1 डिवाइड बाय 2 इंटू r/100 इंटू 1/12। तो ये आपके पास में बेटा फॉर्मूला आ गया किसका? मैच्योरिटी वैल्यू का। तो अगर मैच्योरिटी वैल्यू का हमारे पास में फॉर्मूला आ गया तो हम क्या कर सकते हैं? मैच्योरिटी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये बेटा देखो, मैच्योरिटी वैल्यू टोटल डिपॉजिट और इंटरेस्ट की बात होगी। तो इंटरेस्ट अगर मुझे सपोज टोटल मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी है और टोटल इन्वेस्टमेंट अगर दे रखा है तो वहां से भी मैं इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकता हूँ। जो टोटल मैच्योरिटी वैल्यू है, टोटल डिपॉजिट है, वो अगर गिवन है तो मैं इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकता हूँ। यहाँ से देखो इंटरेस्ट जो है यहाँ से क्या बन जाएगा?
ठीक है, या नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। देखो हमने अभी बताया है कि जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी बेटा, मैच्योरिटी वैल्यू वो इक्वल होगी किसके बेटा, टोटल डिपॉजिट प्लस में क्या आ जाएगा बेटा, इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला हमने ये बड़ा वाला लिखा ही है वो वहां पे, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला इंटरेस्ट का क्या आ सकता है, इंटरेस्ट इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, मैच्योरिटी वैल्यू माइनस टोटल डिपॉजिट, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे तीन चीजें हैं हमारे पास में, मैच्योरिटी वैल्यू, इंटरेस्ट और टोटल डिपॉजिट। तो तीन में से अगर कोई भी दो गिवन है और थर्ड वन हमें फाइंड आउट करना है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस चैप्टर से रिलेटेड बेटा जो भी बेसिक थिंग्स थी वो हमने इस वीडियो में डिस्कस की है। आने वाले वीडियो में जो एक्सरसाइज है बेटा सेलिना बुक में वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर दैट। ओके, सी यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।